me it's pointing toward. I'm not worried, I'll follow reward. You pop my head open like a gun. And pop his head open like a gun. इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं ब्रोली को। इस पॉइंट पर इस एपिसोड की स्टार्टिंग ब्रोली से हुई है। इसके पीछे एक काफ़ी अलग रीज़न आता है। यहाँ पर सारे ही डीमंस ने ब्रोली को एक अलग ही लोकेशन पर पूरी तरीके से बंद कर दिया है, सील कर दिया है। पर इस पॉइंट में ब्रोली की डेथ नहीं हुई है। ब्रोली यहाँ पर जिंदा है और ब्रोली यहाँ पर सर्वाइव करने वाला है। बाहर की दुनिया के लिए सीरियसली कुछ घंटे बीते हैं, पर ब्रोली के लिए एक हफ्ता बीत गया। पर इस पॉइंट पर जो ब्रोली है वो यहाँ पर परेशान बिल्कुल भी नहीं है। ब्रोली उल्टा यहाँ पर काफ़ी ज़ोर ज़ोर से हंस रहा है। इस पॉइंट पर उसकी हरकतें पूरी तरीके से किसी पागल की तरह है और यहाँ पर वो एक हल्की स्माइल करते हैं और एक बार ये अपने मन में ही कहता है कि अगर कैकेरॉट नहीं आता तो फिर मैं अब यहाँ पर रो रहा होता। कैकेरॉट ने मेरी वाइफ और मेरे बेटे को सेव कर दिया है। अब मेरे साथ कुछ भी होगा तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं ब्रोली की वाइफ को। इस पॉइंट पर ब्रोली की वाइफ काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हमें देखने को मिलती है, क्योंकि अब जो टाइम चेम्बर है वहाँ का खाना पूरी तरीके से ख़त्म हो रहा है। अब उसके पास खाने के लिए कुछ ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं है। हो सकता है यहाँ पर उसका और उसका बेटा भूख की वजह से मर जाए और गोकू को वापस आने में काफ़ी लंबा टाइम लगेगा। गोकू ने लास्ट टाइम चीज़ को कैलकुलेट नहीं करा, उसे पता नहीं था कि टाइम चेम्बर में कितना फूड सोर्स अवेलेबल है। पर इस पॉइंट पर जो ब्रोली की वाइफ है उसके लिए प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है, क्योंकि अब उसके पास एक बेटा है और अगर इन दोनों को सर्वाइव करना है तो इन्हें एनर्जी को अपने अंदर कंज्यूम करना ही होगा, वरना ये भूख की वजह से ही मारे जाएंगे। इस पॉइंट पर वो काफ़ी ज़्यादा परेशान थे कि तभी यहाँ पर जो टाइम चेम्बर है, टाइम चेम्बर में एक काफ़ी अलग कैरेक्टर अपनी एंट्री लेता है। इस पॉइंट पर जैसे ही वो कैरेक्टर टाइम चेम्बर में एंट्री लेता है, टाइम चेम्बर का टाइम पूरी तरीके से रुक जाता है। एक सेकेंड भी आगे पीछे नहीं होने वाला था और वो धीरे धीरे कर ब्रोली की वाइफ की तरफ आ रहा था। ब्रोली की वाइफ एक चीज़ को नोटिस नहीं करती और वो है टाइम चेम्बर की उस घड़ी को, जो घड़ी हर समय चलती रहती है। अभी वो घड़ी चल नहीं रही है और तभी हम देखते हैं कि टाइम चेम्बर में किसकी एंट्री हुई है। हम देखते हैं इस पॉइंट पर गोहान को। यहाँ पर गोहान कैसे आया, ये अपने आप में ही एक सवाल है। गोहान इस पॉइंट पर ब्रोली की वाइफ की तरफ देखता है और यहाँ पर वो उसकी तरफ बढ़ने लग जाता है। गोहान ब्रोली की वाइफ से कहता है कि मैं ब्रोली का काफ़ी अच्छा फ्रेंड हूँ। ब्रोली की वाइफ इस पॉइंट पर उससे कहती है तो मिस्टर कैकेरॉट बाहर कुछ काम कर रहे थे, आखिर वो क्या काम कर रहे हैं। इस पॉइंट पर गोहान कहता है कि वो कुछ काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट काम कर रहे हैं, पर हम काफ़ी जल्द ही ब्रोली को पूरी तरीके से छुड़वा देंगे और मैं काफ़ी सारे फूड को अपने साथ लेके आया हूँ। वो इस पॉइंट पर काफ़ी सारे फूड को फूड सोर्स की जगह पर रख देता है। इस पॉइंट पर वो एकदम से ब्रोली के बेटे के पास जाता है और यहाँ पर उसकी तरफ देखने लग जाता है। यहाँ पर जो गोहान है वो अपने आप में ही मन में कहता है तो तुम मेरे कलेक्शन में जाने वाले हो, तुम हो मेरे वन एंड ओनली कलेक्शन। फिर गोहान एकदम से जाने लग जाता है वापस, बट तभी वो रियलाइज़ करता है कि ब्रोली की वाइफ को सारी चीज़ें याद है। वो एकदम से थोड़ी देर के लिए रुकता है, वो ब्रोली की वाइफ की तरफ देखता है और एकदम से एक स्पेल मारता है और जैसे ही गोहान एक स्पेल मारता है, ब्रोली की वाइफ और जो ब्रोली का बेटा है वो सारी ही चीज़ें भूल जाते हैं कि आखिर यहाँ पर हुआ क्या। और इस पॉइंट पर वो थोड़ी देर के लिए बेहोश हो जाते हैं और उस टाइमिंग के बीच गोहान वापस चले जाता है अपने डायमेंशन में। फिर सीन एक अलग जगह पर शिफ्ट होता है और ये वो चीज़ है जिस चीज़ का तुम और मैं वेट कर रहे थे। इस पॉइंट पर ग्रैंड प्रिंस गोकू और जेनो इन दोनों को ही अपने यंग टाइम की स्टोरी सुना रहा था। ग्रैंड प्रिंस यहाँ पर कहता है गोकू से, वैसे मैंने काफ़ी लंबा ट्रैवल किया था उस जगह पर पहुँचने के लिए, बट जब भी मैं अपने ट्रैवल के दौरान काफ़ी सारे अलग अलग गॉड से मिलता था तब सारे ही गॉड्स मुझे बताते थे कि वो जो बीइंग है वो कुछ ज़्यादा ही डिफरेंट है। मतलब कि वो जब भी वहाँ पर कोई जाता है तब वो कभी वापस आता ही नहीं, और वो जो बीइंग है कहा जाता है कि उसके पास एक टेल है, वो अपना साइज भी बदल सकता है। और तब मैं काफ़ी ज़्यादा डर गया था और ये चीज़ें सुनकर मैं अपनी स्ट्रेटजी को भी बिल्डअप करना स्टार्ट कर दिया था। और फिर हम लोग ग्रैंड प्रिंस की स्टोरी के थोड़ा सा डीप जाते हैं। यहाँ पर ग्रैंड प्रिंस कहते हैं कि अपनी जवानी में मैं थोड़ा सा ज़्यादा ही गर्म था। तब मैं जब उस लोकेशन पर गया तब मैं देखा कि हर जगह पर
सिर्फ डार्कनेस है, कोई भी क्रिएशन नहीं हुई है। मैं यहाँ पर सोच रहा था कि क्रिएशन करने के लिए ये काफ़ी परफेक्ट जगह रहेगी और यहाँ पर क्रिएशन करने के बाद क्रिएशन भी काफ़ी ज़्यादा बड़ी होगी। पर ये मेरी लाइफ की सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि तब मैंने ज़रा सा दूरी पर देखा, तब मुझे एक फीमेल कैरेक्टर दिखती है। वो मुझसे सवाल करती है कि आखिर मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, और तब मैं एक काफ़ी सिंपल सा जवाब देता हूँ कि यहाँ पर मैं किसी एक बीइंग को ढूंढने आया था जिसने काफ़ी सारे गॉड्स के नाक में दम करके रखा है। और वो मेरी ही तरफ उंगली को पॉइंट करती है और कहती है, तुम यहाँ से चले जाओ, ये तुम्हारे लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। ग्रैंड प्रिंस कहता है कि मैं आया हूँ तो मैं उसे मार कर ही जाऊँगा। आखिर वो क्या समझता है अपने आप को, वो गॉड्स के नाक में दम करेगा और कोई गॉड उसे कुछ भी नहीं कहेगा। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। इस पॉइंट पर वो जो फीमेल कैरेक्टर थी वो बस ग्रैंड प्रिंस की तरफ देख रही थी। वो एक हल्की स्माइल करती है और पूरी तरीके से वैनिश हो जाती है। पर तभी पूरा का पूरा डायमेंशन एकदम से शेक करने लग जाता है। इस पॉइंट पर मैं सिचुएशन को समझ नहीं पा रहा था कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। बट जब पूरा का पूरा डायमेंशन इस हद तक शेक करने लग जाता है कि इसकी वजह से मुझे एक अलग पावर स्केल को बिलीव करने पर मजबूर होना पड़ जाता है। और फिर मैं देखने लग जाता हूँ कि आखिर ये एनर्जी की आ कहाँ से रही है, किस एनर्जी की वजह से ये पूरा का पूरा खाली एरिया भी पूरी तरीके से शेक कर रहा है। और फिर मैं देखता हूँ एक काफ़ी वियर्ड बीइंग को। आज के लोग उस बीइंग को एक सेन कहते हैं, लॉर्ड अकुमो। पर तभी मेरे सामने एक क्रिएचर आता है। इस क्रिएचर के पूरे शरीर पर काफ़ी ज़्यादा अजीब टाइप के बाल थे। ऐसा समझो कि उसके पूरे शरीर पर रेड कलर के बाल थे और उसके बॉडी पर काफ़ी सारे वियर्ड सिंबल्स बने हुए थे। उसकी आंखें काफ़ी ज़्यादा वियर्ड लग रही थी, पर हाँ, उसकी एनर्जी की ये वाकई में काफ़ी ज़्यादा मैसिव थी। मैं देखते ही समझ जाता हूँ कि होली रेल्म ऑफ गॉड्स और ओमनिपोटेंट सिटी के सारे गॉड्स ने मुझे इसे मारने के लिए यहाँ पर भेजा है। अगर मैं इसे मारकर वहाँ पर लेके जाऊँ तो फिर मुझे सुप्रीम गॉड का दर्जा दिया जाएगा और मैं उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता हूँ। इस पॉइंट पर मैं उसे पंच मारूँ उससे काफ़ी ज़्यादा पहले वो मेरे एकदम से पास पहुँच जाता है और मुझे एक काफ़ी ज़्यादा डेडली पंच मारता है। इस पंच को मैं डॉच नहीं कर पाता। यहाँ पर सिचुएशन इतना डेंजर थी और मैं समझ जाता हूँ कि ये उतना आसान नहीं रहेगा जितना मैं सोच रहा हूँ, क्योंकि तब मैं अपनी अल्ट्रा इंस्टेंट में था और वो अपनी किसी वियर्ड ट्रांसफॉर्मेशन में था। और तब उसने मुझसे कहा कि तुम जिस भी ट्रांसफॉर्मेशन में हो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, तो क्योंकि तुम मेरे लिमिट ब्रेकर के सामने कुछ भी नहीं कर सकते। उसने अपनी इस ट्रांसफॉर्मेशन को लिमिट ब्रेकर नाम दिया। मैं इस पॉइंट पर उससे कहता हूँ कि आखिर तुम्हारे शरीर पर इतने फ़र्क क्यों है, क्या तुम कोई मॉर्टल हो? इस पॉइंट पर वो कहता है, नहीं, मैं कोई मॉर्टल नहीं हूँ, ना मैं गॉड हूँ ना मैं डीमन हूँ। मैं क्या हूँ ये तुम खुद डिसाइड करोगे। इस पॉइंट पर जो ग्रैंड प्रीस्ट है और वो बीइंग है, इन दोनों के बीच में बैटल स्टार्ट होती है। इस पॉइंट पर जो ग्रैंड प्रीस्ट है वो ये देखते हैं कि इसके बैटल करने का तरीका किसी वॉरियर की तरह नहीं है, ये किसी बीस्ट की तरह बैटल करता है। हम दोनों ने ही एक दूसरे पर अटैक करना कंटिन्यू रखा और इस पॉइंट पर मैं समझ चुका था ये वीक तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये मुझे काफ़ी अच्छी टक्कर दे रहा था। मेरी अल्ट्रा इंस्टेंट में भी ये मुझे टक्कर दे पा रहा था। ये देखकर मैं काफ़ी ज़्यादा शॉक था, क्योंकि मैं दोनों भाई अगर टीम अप भी करे तो फिर भी वो मुझे अल्ट्रा इंस्टेंट में तब नहीं हरा सकते थे। मतलब कि ये वीक तो बिल्कुल भी नहीं है। हम दोनों की ही बैटल एक सेम लेवल पर थी, पर फिर भी मैं यहाँ पर ज़्यादा डरा हुआ नहीं था, क्योंकि मेरे पास कुछ ऐसी टेक्निक्स थी जो टेक्निक्स मुझे इस टाइम पर सेव करने वाली थी। और उनमें से एक थी अल्ट्रा इंस्टेंट, पर वो कैसे ना कैसे कर मुझे डैमेज कर ही रहा था। पर मैं जितना भी उसे मार रहा था उसे ऐसा फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था, मतलब कि मैं उससे डैमेज खा रहा था। पर इस पॉइंट पर जब वो डैमेज खा रहा था तो वो अपने डैमेज खाने के बाद उस डैमेज से ही एनर्जी बना रहा था। और तब हम लोगों ने डिस्कवर करा अल्ट्रा ईगो को। अल्ट्रा ईगो इसे उसने ही क्रिएट किया था। वो वाकई में एक लेजेंड था। मैं इस टाइम पर पूरी तरीके से चिंता से मुक्त था, क्योंकि मेरे पास काफ़ी सारी ऐसी टेक्निक्स थी जिससे मैं उसे कॉम्बैट में टेक डाउन कर सकता हूँ। और इस पॉइंट पर मैंने उनमें से सबसे पहली चीज़ को यूज़ किया और वो थी इनविजिबल बैरियर। एक ऐसी दीवार जो दीवार जैसे मैं मूव करूँ वैसे मूव होती थी, और कोई भी अगर मुझे पंच मारने की कोशिश करता है तो फिर वो पंच मुझे ना लगकर उस बैरियर को लगेगा। बट हाँ, अगर मैं मारने की कोशिश करता हूँ तो मैं जिसे पंच मारना चाहता हूँ वो पंच उसे ही लगेगा। ये जो इनविजिबल बैरियर है, मैं जब इसका यूज़ करता हूँ तब उस अपोनेंट को इससे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि अब उस दीवार की वजह से कोई भी अटैक मेरे ऊपर काम नहीं कर रहा था। बट फिर अचानक से
वो अपनी अलग अलग टेक्निक्स को सामने रखना स्टार्ट करता है। फिर वो एकदम से यूज़ करता है डार्क एनर्जी को। जब वो डार्क एनर्जी को यूज़ करता है तब मेरी जो पूरा का पूरा बैरियर जो मैंने बनाया था वो पूरी तरीके से तबाह होने लग जाता है। इस चीज़ को देखकर मैं पूरी तरीके से शॉक था कि आखिर एक इविल किसी गॉड के सामने ये सब कैसे कर सकता है। और तब मैं ये रियलाइज़ करता हूँ कि इसके अंदर कोई इविलनेस है ही नहीं, ये यहाँ पर बुरा नहीं है और ये यहाँ पर अच्छा भी नहीं है। ये इन दोनों ही चीज़ को पूरी तरीके से छोड़ चुका है और ये अपने आप में काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। और इस बैटल में मुझे अपने बैरियर मूव्स को यूज़ करना पड़ जाता है, जिसके अंदर मेरे असली के विंग्स आ जाते हैं और मैं एक ट्रू पावरफुल गॉड बन जाता हूँ, जिसके बारे में सभी जानते हैं और सभी मेरे उस फॉर्म से डरते भी हैं। और मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मुझे ऐसे बीस्ट पर अपने उस ट्रांसफॉर्मेशन को यूज़ करना पड़ेगा। बट हाँ, अगर मैं अपने उस ट्रांसफॉर्मेशन को यूज़ ना करता तो फिर हो सकता है कि मेरी डेथ हो जाती। और फिर मैंने अपनी ट्रांसफॉर्मेशन को शुरू कर दिया और फिर ग्रैंड प्रिंस को अपने सुसानो को यूज़ करना पड़ जाता है। पर जो ग्रैंड प्रिंस का सुसानो है वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है, क्योंकि उसका पूरा कलर पूरी तरीके से ऑरेंज है, उसके आजू बाजू जैसे आग निकल रही है। और इस पॉइंट पर जब वो सेन ये देखता है उसके चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल आती है। इस चीज़ को देखने के बाद उस सेन के चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल आती है और वो एकदम से अपने हाथ में एक डुप्लीकेट मून लैम्प को क्रिएट करता है और उसे सीधा आसमान में फेंक देता है। इस पॉइंट पर जो ग्रैंड प्रीस्ट है वो एकदम से काफ़ी ज़्यादा पावरफुल पंच उस सेन को मारते हैं। बट तब तक जो ये सेन है वो उस मूनलाइट को देख चुका था और अब जो ये सेन है वो धीरे धीरे कर ट्रांसफॉर्म करने लगता है और ये ट्रांसफॉर्म करता है ग्रेट एप के अंदर। इस पॉइंट पर ये जो ग्रेट एप है इसका फर पूरी तरीके से चल रहा था और इस पॉइंट पर हमें ये समझ में आता है कि ये कोई सीधा साधा बच्चा ग्रेट एप तो नहीं है, ये है ट्रू सुप्रीम ग्रेट एप। इससे ज़्यादा पावरफुल ग्रेट एप शायद ही कभी कोई हुआ था अभी तक। ये स्ट्रॉन्गेस्ट है और ये एक गॉड ग्रेट एप है। इस पॉइंट पर ये दोनों ही एक दूसरे पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं और इन दोनों की ही पंचेस आपस में टकराते हैं। यो तो इस वीडियो में काफ़ी सारा निकल के आते हैं, सबसे ज़्यादा होता है पर ये निकल के आता है। इस पॉइंट पर गोहान यहाँ पर क्या कर रहा है, मतलब कि तुम यहाँ पर अगर देखोगे तो फिर इस स्टोरी लाइन में गोहान एग्जिस्ट ही नहीं करता। बट गोहान यहाँ पर है, इसके पीछे क्या रीज़न हो सकता है? क्या गोहान किसी और टाइमलाइन से या और किसी डायमेंशन से यहाँ पर आया है? अगर वो आया है तो क्यों आया है? और इस पॉइंट पर इनकी जो बैटल चल रही है, मतलब कि जो ग्रैंड प्रिंस अपनी स्टोरी बता रहे हैं, उस स्टोरी में आखिर हुआ क्या था? जीता तो लॉर्ड ओकुमो ही होगा, बट आखिर ये जीत कैसे हुई होगी और लॉर्ड ओकुमो ने जीतने के बाद क्या क्या चीज़ें करी होगी? इस पॉइंट पर इस वीडियो में काफ़ी सारे निकल के आते हैं। तो इन सारे को हम जानिए अपने आने वाले कुछ वीडियोस में। तब तक के लिए बाय बाय। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ जाकर इस वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि वीडियो को बनाने में काफ़ी मेहनत लगी है। और प्लीज़ कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि तुम्हारे कमेंट से मुझे मोटिवेशन मिलती है। और जो अगली वीडियो है वो 25 कमेंट्स पार होने के बाद आएगी। तो अगर 25 कमेंट जल्दी होते हैं तो अगली वीडियो तुम्हें जल्दी देखने को मिलेगी, वरना हो सकता है अगली वीडियो देखने के लिए तुम्हें 2-3 दिन डिले रुकना पड़े। और इस पॉइंट पर इस वीडियो में काफ़ी सारे निकल के आते हैं। तो इस सारे वीडियो हम जानिए अपने आने वाले कुछ वीडियोस में। तब तक के लिए बाय बाय। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।